हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे पॉल्यूशन या प्रदूषण। प्रदूषण वायु, जल एवं स्थल के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं का वह अवांछनीय परिवर्तन है जो जीव जंतुओं के लिए आवश्यक पदार्थों को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। प्रदूषण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, वायु प्रदूषण। दूसरा, जल प्रदूषण। तीसरा, मृदा प्रदूषण। चौथा है रेडियोधर्मी या नाभिकीय प्रदूषण। पांचवा है ध्वनि प्रदूषण। छठा है इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। वायु प्रदूषण देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन। वायु में कुछ तत्वों के अनावश्यक रूप से मिल जाने से वायु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में अवांछित परिवर्तन हो जाता है, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ओजोन O3, धूल एवं धुएं के कण इत्यादि प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। शीशे, लेड के कण विशेष रूप से तंत्र के रोग उत्पन्न करते हैं। यानी जो शीशे के कण होते हैं उससे हमारा क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग हो जाते हैं शीशे के कण के कारण। कैडमियम श्वसन विष का कार्य करता है और रक्तदाब बढ़ाकर हृदय संबंधी बहुत से रोग उत्पन्न करता है। कैडमियम क्या करता है? कैडमियम एक प्रकार का जो हमारे श्वसन में जहर का कार्य करता है। ओजोन आँखों के रोग, खांसी एवं सीने में दर्द उत्पन्न करता है। यदि लौह अयस्क की धूल में सिलिका धूल मिला दी जाए, फिर से देख लेते हैं। यदि लौह अयस्क की धूल में सिलिका धूल मिल जाए तो खदानों में कार्य करने वालों को साइटोसिलिकोसिस नामक रोग हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मनुष्य के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 250 गुना अधिक होती है। अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त वायु में सांस लेने में कठिनाई होती है। और अंत में श्वासावरोध आस्फिक्सिया होकर मृत्यु भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि श्वसन, जब हम श्वास लेने में कठिनाई महसूस करेंगे, यानी श्वास में अवरोध आने लगा, सांस लेने में हमें दिक्कत होने लगेगी, तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 व नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 गैसें वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा वो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा, तथा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड रहेगा गैस से, वो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं। यही वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर बरसती हैं। इसे ही अम्ल वर्षा, एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा पौधों, जंतुओं व भवनों के लिए हानिकारक होती है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट मिक के रिसाव के कारण दुर्घटना हुई थी। यह घटना भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। बहुत पूछा जाता है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, भोपाल त्रासदी गैस कहाँ हुई थी? भोपाल में हुई थी। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और किस चीज़ का रिसाव हुआ था इसमें? मिसाइल आइसोसाइनेट। पृथ्वी के लगभग 12 से 50 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का कवच, ओजोन शील्ड स्थित है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रेयान प्रदूषकों के कारण ओजोन परत का क्षय होता है। ओजोन कवच के न होने पर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के जीवों के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करेंगी, जिससे उत्परिवर्तन, त्वचा के कैंसर, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, मोतियाबिंदु जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। आगे देख लेते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। जल में अवांछनीय पदार्थों अथवा कारकों की उपस्थिति जल प्रदूषण कहलाती है। जल प्रदूषण अनेक प्रकार से हो सकता है। पेयजल के प्रदूषण का कारण
उसमें रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, विषाणु, घरेलू अपमार्जक, औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले अनावश्यक पदार्थ, खरपतवारनाशी, कीटाणुनाशक तथा रासायनिक खाद आदि हैं। कहने का मतलब है जल हमारा जो दूषित होता है वो काहे कारण होता है, तमाम जीवाणु, विषाणु, अपमार्जक, घरेलू औद्योगिक जो है कारखानों से निकलने वाला अनावश्यक पदार्थ जो है, खरपतवार नाशी जो डालते हैं हम लोग कि जो है खेतों में कीटनाशक डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, इन सब से जो है हमारा जल प्रदूषित होता है। ऑयल टैंकरों से रिसा हुआ तेल सागरी जल की सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है। इस तरह जलीय सतह पर फैले तेल को ऑयल स्पिल्स कहते हैं। अधिक मात्रा में फ्लोराइड्स युक्त जल लंबे समय तक पीने से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसके कारण अस्थियों व दांतों में तेजी से कैल्सीकरण होता है। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस नामक रोग हो जाता है। मिनीमाता डिसीज पारा या मरकरी युक्त जल पीने से होता है। जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD परीक्षण की जाती है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा डिजॉल्व ऑक्सीजन से नदियों के जल प्रदूषण की मात्रा माप की जाती है। जल प्रदूषण की माप की जाती है। फिर से देख लेते हैं। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा डिजॉल्व ऑक्सीजन से नदियों के जल प्रदूषण की माप की जाती है। मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसका हानिकारक प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़ता है अथवा जिससे मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता नष्ट होती है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। विभिन्न प्रकार के उर्वरक, DDT इत्यादि कीटाणुनाशक पदार्थ, खरपतवारनाशी जैसे 2,4-D तथा 4D एवं 2,4,5-T आदि पदार्थ मिट्टी से मिलकर मृदा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जिससे भूमि की उत्पादन शक्ति का ह्रास होता है। आगे देख लेते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण या नाभिकीय प्रदूषण या न्यूक्लियर पॉल्यूशन। ये प्रदूषण परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणुईय परीक्षणों आदि से उत्पन्न होते हैं, जिससे जल, वायु, मृदा तीनों प्रदूषित होते हैं। ये प्रदूषण आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं वरन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं। परमाणु भट्ठियों में प्रयुक्त होने वाले ईंधनों से उत्पन्न प्रदूषण, नाभिकीय शस्त्रों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण। तीसरा है परमाणु बिजली घरों से उत्पन्न निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण। चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग होने वाली किरणों से होने वाले प्रदूषण। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण। शोध कार्यों में प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण। द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा तथा नागासाकी में हुए परमाणु बम के विस्फोट से लाखों की जनहानि हुई। इसके अतिरिक्त कई रोग उनके संतति में भी उत्पन्न हुए, जैसे कि विकलांग होना, शारीरिक विकलांगता होना, बौनापन होना, ये सब जो है। तो ये जो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोट हुआ, उसमें जो है बहुत सारी जनहानि हुई, जिसके कारण आज भी वहाँ के लोग अपंग पैदा होते हैं। आगे देख लेते हैं। अमेरिका में 28 मार्च 1979 को फिर से देख लेते हैं। अमेरिका में 28 मार्च 1979 को 3 माइल आइलैंड रिएक्टर में भी भीषण दुर्घटना हुई थी। अब फिर है 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल स्थित रिएक्टर में दुर्घटना हुई थी, जो रिएक्टर में होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हानिकारक व भीषण दुर्घटना थी। चेर्नोबिल वाली सबसे ज़्यादा भीषण दुर्घटना थी। ठीक है। फिर आगे है मार्च 2011 में जापान के फुकुशिमा दाइची नाभिकीय रिएक्टर में दुर्घटना
हुई थी। कब हुई थी? मार्च 2011 में। ध्वनि प्रदूषण देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन, वातावरण में उपस्थित अवांछनीय ध्वनि अथवा शोर, नॉइज को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटर कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर, रेलवे इंजन, जनरेटर, लाउड स्पीकर, टेलीविजन, रेडियो एवं कारखानों के सायरन तथा मशीनों आदि से ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो ये सब जो है ध्वनि प्रदूषण के कारक हैं। ध्वनि की प्रबलता या शोर की इकाई डेसिबल, यानी ध्वनि को किससे मापते हैं हम? डेसिबल से नापते हैं। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद, 75 डेसिबल साधारण तेज, 95 डेसिबल अत्यंत तेज और 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि तीव्र कष्टकारक होती है। अब नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 60 डेसिबल तक की ध्वनि हानिकारक नहीं होती है। यानी अगर मनुष्य स्वस्थ है तो जो है उसको 60 डेसिबल की ध्वनि जो है हानिकारक नहीं होगी उसके लिए। आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण या इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन। वैज्ञानिकों ने टेलीविज़न, कंप्यूटरों व वीडियो खेल यंत्रों आदि से निकलने वाली अदृश्य विद्युत चुम्बकीय तरंगों को इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण का नाम दिया है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाली कुछ विशेष प्रकार की अदृश्य किरणें आँखों पर ही नहीं अपितु सामान्य स्वास्थ्य तथा मस्तिष्क तंतुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था, लेकिन वीडियो में आगे जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, उसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये आ जाते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, अत्यधिक मरकरी पारायुक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा था ना कि मरकरी से होने वाले रोग कौन सा है? तो मिनीमाता नामक रोग जो है, जब हम लोग जो है पारायुक्त जल ज़्यादा मात्रा में पी लेते हैं या काफ़ी दिनों तक पी लेंगे तो उससे जो है हमें कौन सा रोग हो जाएगा? मिनीमाता। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स, उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए बॉक्स दिख रहा है आपको सबको? हाँ, अब देखते हैं। जापान के फुकुशिमा दाइची नाभिकीय रिएक्टर की दुर्घटना वर्ष 2011 में हुई थी। ये हम लोगों ने पढ़ा था, 2011 में हुई थी। लेकिन पूछ रहे हैं चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित थी? तो चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित थी? कब हुई थी? तो चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986 को हुई। ठीक है, पहली बात तो ये 26 अप्रैल 1986 को हुई। ये कहाँ की घटना थी? यूक्रेन की घटना थी। और इसमें क्या था? रिएक्टर में होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे अधिक भीषण दुर्घटना ये थी, चेरनोबिल वाली दुर्घटना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।